हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए है। चैप्टर नंबर 10 बुक 1 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। पहला टॉपिक इसका वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हमारा शरीर वायु दाब से प्रभावित होता है, यानी एयर के वायु दाब यानी एयर प्रेशर। एयर का जो प्रेशर है हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है। हम फील भी कर सकते हैं अपने शरीर पर एयर की प्रेशर को जब एयर फ्लो करती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं मतलब ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। वायु थोड़ा सा विरल यानी हल्की होती चली जाती है, दूर दूर होती चली जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ऊपर जाने से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वायु के अंदर, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चलते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर रखते हैं। समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसका देखो मतलब क्या है, इसको मैं आपको हल्का सा एक चित्र बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास देखो ये मान लो समुद्र तल है और ये वायुमंडल की अंतिम सीमा है। तो स्तंभ की बात कर रहा, मान स्तंभ क्या होता है? पिलर। एक ऐसा हमने एक इकाई क्षेत्रफल का, इकाई कुछ भी हो सकती है, ये हमने एक पिलर कंसीडर कर लिया और ये जो पिलर है यहाँ पर जितना दाब लगा रहा है, इस एरिया में जितना ये दाब लगाएगा एक इकाई क्षेत्रफल में, जितना यहाँ प्रेशर लग रहा है, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। आई बात? देखो समुद्र तल, ये रहा समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा वो ये रही तक एक इकाई क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल ये रहा हमारे पास, ये इतना हिस्सा हमने एक इकाई क्षेत्रफल ले लिया कि वायु स्तंभ ये जो हमने बनाया है, वायु का जो पिलर बनाया है, के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये है हमारा, ठीक है। अब आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब या भार एक ही बात है, भार भी कह सकते हैं। वायुमंडलीय भार या दाब को हम किस में मापते हैं? मिली बार में। जैसे दूरी को हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, इनमें मापते हैं। ऐसे इसको मिलीबार और हेक्टोपास्कल, ये हेक्टोपास्कल ध्यान रखना तुम्हारी बुक में नहीं है, मिलीबार में तथा हेक्टोपास्कल में इसको मापा जाता है। महासागरीय सतह, महासागरीय सतह का मतलब वही समुद्र तल की बात है, पर औसत वायुदाब यानी एवरेज 1013.25 मिलीबार होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि महासागरीय सतह या समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, तो आप ये लिखोगे। और ये आपको पता ही है कि क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको सैम्पल पेपर भेज दिया होगा कि सेकंड टर्म का सैम्पल पेपर कैसे आने वाला है। उसमें 5 सेक्शन आने वाले हैं और सारा का सारा सब्जेक्टिव होने वाला है। इस बार MCQ कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जैसे यही बन गया कि समुद्र तल पर कितना औसत वायुदाब होता है, तो आप ये आंसर लिखोगे। वायुदाब किसे कहते हैं, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो इसी में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से आपको आंसर मिल जाते हैं। मानचित्र पर वायुदाब, मानचित्र के ऊपर, कौन से मानचित्र पर? वर्ल्ड के मानचित्र पर वायुदाब को समदाब अथवा समभार, क्योंकि दाब और भार एक ही बात है, रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अभी आगे आएगा टॉपिक में ये समदाब रेखा। जैसे हमने समताप रेखाएं दिखाई थी पिछले चैप्टर में, समताप जिनका तापमान समान होता है, जिन स्थानों का तापमान समान होता है उनको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं वो समताप रेखाएं होती हैं। ऐसी समदाब रेखाएं जिन जिन स्थानों पर वायुदाब समान होता है उन स्थानों को मिला देते हैं, उनसे जो रेखा बनती है वो समदाब रेखाएं बनती हैं। अब कहता गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है। सघन का मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसी कारण वहाँ वायुदाब भी अधिक होता है, क्योंकि वहाँ सघन होती है, ऊंचाई पर जाते जाते वो विरल हो जाती है, तो वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब को मापने के लिए, अब देखो क्वेश्चन बनेगा वायुदाब को किससे मापा जाता है, तो वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी कह लो या बैरोमीटर कह लो, पारद अथवा निर्द्रव, और इंग्लिश वाले मरकरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। तो वायुदाब को किस में मापते हैं? पारद वायुदाब मापी या निर्द्रव वायुमापी का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटता है, यह भी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। ऊंचाई पर वायुदाब
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि मान लो हम 1 किलोमीटर ऊंचे चले गए तो वर्ल्ड में कहीं भी 1 किलोमीटर ऊंचे चले जाओ, हर जगह वायुदाब सेम होता है। दिल्ली में वायुदाब 1 किलोमीटर ऊंचाई पर अलग है, कलकत्ता में अलग पाया जाएगा, पहाड़ों पर अलग पाया जाएगा। तो अलग अलग स्थानों पर वायुदाब भी अलग होता है। और इनकी यह भिन्नता, वायुदाब की जो भिन्नता है, यह वायु में गति का मुख्य कारण होती है। ठीक है, पवनें जो होती हैं वायु कैसे, जो उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। अगर समान वायुदाब होगा तो पवनें चलेंगी ही नहीं, तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। जैसे उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलती थी, ठीक है, ऐसे यहां पर है। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकली, जैसे ये हमारी ऊंचाई है, अब इस ए पॉइंट पर हमने वायुदाब मापा कितना है, फिर और ऊंचाई पर गए, यहाँ पर हमने वायुदाब मापा कितना है, ये अलग अलग, ऊपर जाते जाते वायुदाब अलग होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो भिन्नता है यही अब हमें पढ़नी है। क्या था, वायुमंडल के निचले भाग में, निचले भाग कौन सा, जो जमीन से लगा हुआ है, वायुदाब ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है। ठीक है, निचला जो भाग है, यानी क्षोभ मंडल कह लो आप इसको, क्षोभ मंडल कह सकते हो, जो हमने पीछे वायुमंडल के जो संरचना पढ़ी थी। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब हमारा कम होता चला जाएगा और टेम्परेचर भी हमारा कम होता था। वायुमंडल की यह हानि, यानी कि ये जो कमी आ रही है वायुदाब में, हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम हो जाता है। जैसे आप 10 मीटर ऊंचे उठोगे 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब सदा ही एक धर से नहीं घटता, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वो 1 मिलीबार ही कम होगा, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन औसत जो है वो 1 मिलीबार, बल्कि इसके घटने की जो दर है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अब देखो एक सारणी दिखाई गई है तुम्हें कि निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान व वायुदाब, समुद्र तल पर वायुदाब अभी हमने पढ़ा था 1013.25 मिलीबार होता है और तापमान लगभग 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्र तल पर औसत एवरेज। समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊपर गए, देखो वायुदाब कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया। 5 किलोमीटर ऊपर गए, वायुदाब और कम हो गया, टेम्परेचर माइनस में चला गया। ये चीज़ तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए समुद्र तल से, तो वायुदाब कुल 265 रह गया, यानी 1/4 रह गया, और टेम्परेचर देखो बिल्कुल माइनस में पहुंच गया, -50 तक ये पहुंच गया। तो ये एक तुम्हें सारणी है, तुम्हारी बुक में दे रखी है, उससे तुम्हें बताया गया। अब ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या, देखो दाब प्रवणता क्या होती है, दाब प्रवणता होती है ये ऊर्ध्वाधर, ये पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इन दोनों जगह पर वायुदाब में जो अंतर होगा उस अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। तो ये जो अंतर है और जो क्षैतिज है, क्षैतिज ये ऐसे होता है, यानी इधर आपने वायुदाब मापा, इधर यहाँ पर जो अंतर है और यहाँ पर जो अंतर है, तो ये वाला जो अंतर है ऊर्ध्वाधर वाला, ठीक है ना, कह रहा है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी ऊपर ऊंचाई से एकदम से घट जाता है ना, यहाँ पर और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों स्थानों पर अगर ज़मीन पर मापोगे। लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर उठोगे तो दाब प्रवणता ज़्यादा हो जाती है। दाब प्रवणता यानी दाब का जो अंतर है इनमें, वायुदाब का, ये हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ऊंचाई पर जाते जाते ये तो घटता है, ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है, लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसको थोड़ा सा क्या करता है, संतुलित कर लेता है। कहता लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे यह संतुलित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती, यानी जो पवनें ऊपर की ओर चलती हैं, जमीन से ऊपर की ओर चलती हैं, ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती हैं। कौन से शक्तिशाली होती हैं, जो जमीन के साथ चलती हैं, यानी कि क्षैतिज दिशा में चलती है। तो ये हमने ऊर्ध्वाधर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब का क्षैतिज वितरण या क्षैतिज भिन्नता जमीन के ऊपर। कहता पवनों की दिशा यानी वायु जो चल रही है किस दिशा में चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, यानी गति के अनुसार वायुदाब में थोड़ा सा अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो वायु चलने की जो दिशा होती है और उसकी जो स्पीड होती है, उसके अनुसार अगर उसमें थोड़ा सा वायु के दाब में, एयर प्रेशर में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो ये काफ़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये। वायुदाब में क्षैतिज वितरण का अध्ययन
समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। और समदाब रेखाएं क्या होती हैं? समदाब रेखाएं वे हैं जो समुद्र तल से एक समान स्थान वाले स्थानों को मिलाती हैं। यानी समुद्र तल से एक समान वायुदाब, जहाँ जहाँ एक जैसा वायुदाब है उन स्थानों को मिलाते चले जाओ, समदाब रेखाएं हमारी बनती चली जाती हैं। ये समान अंतराल पर खींची जाती हैं। यानी जब मानचित्र पर हम इनको खींच रहे हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है खींचने का वो बराबर होना चाहिए। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने, यानी दाब ऊंचाई के साथ साथ घटता है तो यानी उस प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए, यानी उसको कंपैरेटिबल बनाने के लिए, ताकि उसका कंपैरिजन कर सके, वायुदाब को मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। क्योंकि समुद्र तल कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो इसे समुद्र तल के स्तर पर इसे हम घटा लेते हैं और इसके तुलनात्मक अध्ययन इसका हम कर लेते हैं। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्र में दिखाया जाता है, जो कि आपके मौसम मानचित्र दिखाया जाता है ना, आपको समाचारों में देखा करो, जब समाचार खत्म होने वाले होते हैं तो मौसम मानचित्र दिखाया जाता है, तो वहाँ पर वायुदाब वितरण उसमें अच्छे से दिखाते हैं। चित्र में जो नीचे चित्र देखा में विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदेव रेखाओं की आकृति दिखाई गई। अब देखो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब देखो ये जो है यहाँ पर निम्न है, अब इसके चारों तरफ एक ये समदाब रेखाएं हैं, फिर अंदर आए तो और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा कम हो गया, अंदर आए तो और ज़्यादा कम हो गया, इनका दे रखी है। लेकिन जो सेंटर में होती है तो ये सबसे कम यहाँ पर वायुदाब होता है। ऐसे देखो यहाँ पर निम्न है, इसके थोड़ी सी इसके ऊपर बढ़ गया, फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। और जहाँ ये कम है फिर इससे उच्च ये हो गया, और अंदर और भी उच्च हो जाएगा। यानी उच्च के चारों तरफ, ठीक है, उच्च के तार जो उच्च वाला होता है उसमें सेंटर पे सबसे उच्च वायुदाब होता है, जो निम्न वायुदाब वाली होती हैं उसमें सेंटर पे सबसे निम्न वायुदाब होता है। जैसे यहाँ पर उच्च है तो फिर इससे यहाँ पर कम होगा, फिर इससे यहाँ पर कम होगा, जबकि निम्न में उल्टा है। कहता है निम्न वायुदाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। निम्न वायुदाब प्रणाली देखो, जैसे ये निम्न है, इस पर एक ही हो गई, एक ही हो गई, ऐसी समदाब रेखाओं से घिरी होती है, लेकिन सेंटर में ही सबसे कम होता है इसमें। ऐसी उच्च वाली होती है, घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, यानी सबसे कम वायुदाब होता है। ऐसी उच्च दाब प्रणाली जो है उसमें भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं और उसके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। देखो यहाँ उच्च है और इसके चारों तरफ ये समदाब रेखा है, तो सबसे उच्च बीच में ही पाया जाएगा। ऐसे निम्न वायुदाब में निम्न बीच में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, यानी समुद्र तल के, यानी समुद्र के ऊपर वायुदाब का पूरे वर्ल्ड में हम वितरण देखते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे कैसा होता है। जैसे हम समताप रेखाओं को करते थे जनवरी और जुलाई में, ऐसे यहाँ पर करेंगे। जनवरी एवं जुलाई महीने के समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण इन दोनों चित्रों में दिखाया गया है। चलो जी इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। अभी पहले आपको आगे पढ़ाता हूँ, फिर इसमें चित्र में समझाऊंगा। कैसा विषुवत व्रत। अब विषुवत व्रत क्या है भाई? भूमध्य रेखा। विषुवत व्रत अथवा भूमध्य रेखा के निकट वायुदाब कम होता है। क्यों कम होता है भी बताएंगे इसे। और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखो, भूमध्य रेखा के निकट वायुदाब कम होता है और इसका नाम क्या है? ये विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र। क्वेश्चन बनेगा विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कौन सा होता है? क्या लिखोगे? भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्र को कहते हैं, इसे इस नाम से जाना जाता है। अब विषुवतीय व्रत से जब हम 30 डिग्री उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ चलेंगे या 30 डिग्री नीचे की तरफ चलेंगे, दक्षिण अक्षांश की तरफ चलेंगे, तो उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है और इन्हें क्या कहते हैं हम? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। नाम ध्यान रखना, इन्हें क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब 30 डिग्री से थोड़ा सा और ऊपर चलो, यानी ध्रुवों की तरफ चलो, 60 डिग्री ऊपर चलो, 60 डिग्री नीचे चलो, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं। इन्हें हम अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां या अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह और ऊपर चलो, अब ध्रुवों के निकट पहुंच जाओ, ध्रुवों के निकट वायुदाब फिर से अधिक हो जाता है, जिन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियां कहते हैं। यह वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं है। अब ये जो वायुदाब पट्टियां बता रही है स्थायी नहीं, तो फिक्स नहीं है ये सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ यह पट्टियां भी विस्थापित होती रहती। यानी सूर्य की किरणें जैसे इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, तो ये पट्टियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती
रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर जहाँ बर्फ जमी रहती है, वहाँ सर्दियों में यह पट्टियाँ दक्षिण की ओर झुक जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में यह पट्टियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। अब यही सारी चीज़ मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। देखो ये हमारा चित्र है, ये रहा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि एक बार में पूरा दिखाई दे। ये रहा। अब देखो ये जो रेखा आ रही है ये है हमारी भूमध्य रेखा, यानी इसे हम कहते हैं विषुवतीय वृत्त। और यहाँ पर क्या होता है, ये इसके आसपास का जो भी एरिया है ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है हमारे पास। अब इससे 30 डिग्री उत्तर यानी 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री ही नीचे आ गए यहाँ पर। ये अब वायुदाब बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पर वायुदाब बढ़ता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे, उपोष्ण वायुदाब, उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है, दोनों जगह। फिर 60 डिग्री ऊपर आ गए, यहाँ पर 60 डिग्री है मान लो, और यहाँ भी 60 डिग्री है। अब यहाँ फिर से निम्न वायुदाब आ गया, ये हो गया निम्न वायुदाब क्षेत्र। इनके नाम क्या थे अभी हमने नीचे पढ़े हैं, ठीक है, दोबारा आप उसको ध्यान देना। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र आ गया। अब ध्रुवों पे चलो, यानी ध्रुव यानी ये बिल्कुल ऊपर और यहाँ बिल्कुल नीचे, यहाँ पर फिर से वायुदाब उच्च हो जाता है। देखो यहाँ पर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, और यहाँ फिर ज़्यादा, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये, और दूसरा अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे मैं नीचे वाले में दिखा देता हूँ। तो मैं, ये तो जनवरी का है। अब ये होती हैं हमारे पास समदाब रेखाएं, ये जो बनी हुई हैं सर्कल, देखो ये समदाब रेखाएं हैं। यहाँ 1020 है, फिर इसके चारों तरफ एक और ये है ना, यहाँ 1015 है, लेकिन सेंटर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये तो हमने पढ़ा। अब ये निम्न दाब वायु है, देखो यहाँ 1000 है, इसके ऊपर 1005 है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये 1010 की आ गई। तो इस पूरे वायुदाब निम्न वायु वाले में सबसे बीच में यहाँ पर निम्न होगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी ऐसी ये है, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है। ये हमारी समदाब रेखाएं होती हैं। और देखो नीचे वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ समुद्र भाग ज़्यादा है, यहाँ ये लगभग सीधी सीधी पाई जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी ये पाई जा रही है। यहाँ पर इस तरह के कोई क्षेत्र नहीं बन रहे। थोड़ा सा जहाँ ज़मीन है देखो वहीं बन रहे हैं, ये यहाँ ऊपर ज़मीन है तो यहाँ ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से समदाब रेखाएं हमारी बताई गई हैं। और इसी तरह से समताप रेखाएं थी जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, 17 मिनट का वीडियो हो भी गया है, इतना टॉपिक काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।